Good morning, everyone. Here I with the topic subject power system. Before power system को मैं चैप्टर्स में जाऊं, मैं हल्का इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि बेसिकली आपको पावर सिस्टम में पढ़ना क्या है. ठीक है. बेसिकली पावर सिस्टम में 5 यूनिट्स है. 5 यूनिट्स में आपको जो यूनिट 1 2 3 4 5. यूनिट 2 में बेसिकली आपको लाइन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है. मैंने ये चीज़ आपको बताया कि यूनिट 2 में आपको बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का आपको डिज़ाइन करना है. डिज़ाइन में बेसिकली इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स और मैकेनिकल पैरामीटर्स दोनों आते हैं. ठीक है. डिज़ाइन आपको करना है ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन का, तो उसका कुछ आपको वायर कंडक्टर का कुछ स्पेसिफिकेशन लेना होगा. टावर जो आप इरेक्ट करेंगे उसका स्पेसिफिकेशंस लेना होगा. दो कंडक्टर के बीच का स्पेसिंग्स क्या है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, किस मटेरियल का कंडक्टर होगा, ये सारा चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है. तो उसके लिए आपको बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ समझना होगा. इसके साथ साथ सिविल प्रॉपर्टीज़ भी आते हैं, जैसे सॉइल का स्ट्रेंथ क्या है, बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है जो आपको एक सिविल इंजीनियर को भी कंसिडर करना पड़ता है बिफोर डिज़ाइनिंग द डिजाइनिंग द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग चूंकि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम लोग को बेसिकली फोकस करना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे, और कुछ हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे. तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली आपको लाइन पर सबसे पहले आपका मकसद क्या है कि आपको ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस निकालना है. ठीक है. क्योंकि देखिए वायर आप इरेक्ट कीजिएगा तो डेफिनेटली वो कुछ वायर का कुछ आपको करंट रेटिंग पता रहना चाहिए, क्योंकि लोड का करंट रेटिंग तो आपको क्लियर रहता है. बट अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का अगर आपको इम्पीडेंस के बारे में जानकारी नहीं रहेगा या करंट के रेटिंग के बारे में जानकारी नहीं रहेगा, तब उस हिसाब से आपको वायर का स्पेसिफिकेशन को सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा. इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली इम्पीडेंस निकालते हैं ट्रांसमिशन लाइन का. तो इम्पीडेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाइन पैरामीटर्स को समझना होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है और कैपेसिटेंस कहाँ होता है. ठीक है. क्या कहाँ रेजिस्टेंस रहता है, कहाँ इंडक्टेंस रहता है, कहाँ पे कैपेसिटेंस रहता है, इसके इसकी जानकारी आपको वहाँ पे रहनी चाहिए. ठीक है. तो हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों निकालेंगे ट्रांसमिशन लाइन का. सबसे पहले देखेंगे कि तीनों कहाँ रहता है ट्रांसमिशन लाइन में, रेजिस्टेंस कहाँ रहता है, इंडक्टेंस कहाँ रहता है और कैपेसिटेंस कहाँ रहता है ट्रांसमिशन लाइन में. और उसके बेसिस उसके बाद हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन तीनों रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को इंक्लूड करके ABCD पैरामीटर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन का. ठीक है. इम्पीडेंस निकालने के बाद हमें करंट रेटिंग पता चल जाएगा, और उसके बाद लोड की जानकारी होती है बेसिकली. क्योंकि कंज्यूमर को ही पावर सप्लाई करना है, तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि लोड का नेचर क्या होगा, लोड कितना होगा, ये कंज्यूमर का आइडिया रहता है. तो ट्रांसमिशन लाइन का भी अगर इम्पीडेंस पता है और लोड का नेचर पता है, तब आप जाके करंट रेटिंग को डिफाइन कर पाएंगे ट्रांसमिशन लाइन का. ठीक है. इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी आपको समझना है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली सैग कैलकुलेशन, स्पैन कैलकुलेशन. जैसे 100 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है, तो 100 किलोमीटर के ट्रांसमिशन लाइन में मान लीजिए 132 केवी, 132 केवी होगा, 132 केवी के मतलब ट्रांसमिशन लाइन है, और 100 किलोमीटर हमें उसको डायरेक्ट करना है. तो उस केस में क्या है कि कितने नंबर ऑफ टावर्स यूज होंगे, तो दो टावर के बीच का डिस्टेंस क्या है, जिसको स्पैन लेंथ बोलते हो, वो क्या होगा. सैग क्या होगा, सैग क्या है, लोएस्ट पॉइंट, जो दो टावर के बीच में वायर जो इरेक्ट होगा उसका लोएस्ट पॉइंट और ग्राउंड के बीच को हम लोग बोलते हैं सैग. तो सैग क्या रहेगा, वायर में क्या टेंशन होगा, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है. इसके अलावा विंड का क्या इफेक्ट होगा, किसी कोई हिली एरियाज है तो अनइवन सरफेस होंगे, तो एक टावर नीचे होगा एक टावर ऊपर होगा, उसके उसके बीच में क्या सा कैलकुलेशंस होगा. तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ विंड, आइस कोटिंग्स भी आ जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में हम लोग इधर देखेंगे. ठीक है.
तो ये बेसिकली यूनिट 2 में आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है। ठीक है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया आपको एबीसीडी पैरामीटर के हेल्प से हम लोग आर पहले तो कैलकुलेट करेंगे आरएलसी ट्रांसमिशन लाइन का, बेसिकली 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का। उसके बाद एबीसीडी पैरामीटर के हेल्प से हम लोग इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है कि करंट रेटिंग पता चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको एक यूनिट 2 के अंदर में डिज़ाइन आपको करना है, ट्रांसमिशन लाइन को बेसिकली डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ों को जानना होगा, तब जाके आप डिज़ाइन कर पाओगे। ये सब चीज़ों को हम लोग यूनिट 2 में समझेंगे। ठीक है, चलिए यूनिट 2 को करने के बाद हमारा मकसद होगा, अब सबसे बड़ा चीज़ होता है कि मैंने ट्रांसमिशन लाइन को तो बना लिया, बट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन को तो मैंने बना लिया, बट उसे प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डिवाइसेस यूज़ करना होगा, क्योंकि मैंने कोई चीज़ बनाया है उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे हम तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगाते हैं, जो यूनिट 5 में पढ़ेंगे हम लोग। सो प्रोटेक्टिव डिवाइस तो हम लोग क्या क्या लगाएंगे, ये चीज़ को तो हम लोग जान गए कि एयर ब्लास्ट, ऑयल बेस्ड, जैसे सर्किट ब्रेकर है तो सर्किट ब्रेकर में हम लोग एयर ब्लास्ट होता है, ऑयल बेस्ड होता है, SF6 होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, आइसोलेटर्स होता है, रिलेज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज होता है। तो बहुत सारा चीज़ें, ये हो गया आपका रिलेज प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो प्रोटेक्टिव डिवाइस को लगाना है ताकि ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन का मैंने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को जो बनाया है उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसका रेटिंग क्या होगा प्रोटेक्टिव डिवाइस का, क्योंकि रेटिंग्स को तो पता करना होगा ना, कौन सा सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज होगा, क्या स्पेसिफिकेशन का सर्किट ब्रेकर यूज होगा, आइसोलेटर्स है, लाइटनिंग अरेस्टर्स है, बहुत सारे प्रोटेक्टिव डिवाइस होंगे। ये सारी चीज प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में हम लोग यूनिट 5 में पढ़ेंगे। बट प्रोटेक्टिव डिवाइस की रेटिंग क्या होगी, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, उस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जब फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट के दौरान क्या नेचर होगा करंट का, क्या वैल्यू होगा करंट का, इसको जानना जरूरी है। जब तक हम फॉल्ट का नेचर को नहीं समझेंगे, वैल्यू को नहीं समझेंगे, वी कैनॉट डिफाइन एनी प्रोटेक्टिव डिवाइस। हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइस को डिफाइन नहीं कर सकते, उसका रेटिंग डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में आपको फॉल्ट को पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये किसी भी पब्लिक सेक्टर के लिए, एग्जाम के लिए, फॉल्ट एनालिसिस। तो बेसिकली सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, दो तरह का फॉल्ट होगा। ये दोनों फॉल्ट को हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके ये समझ में आएगा कि जब फॉल्ट होगा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी नेचर कैसी रहेगी। जब ये पता चलेगा तभी जाके आप प्रोटेक्टिव डिवाइस का रेटिंग को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट 4 हो गया फॉल्ट, और यूनिट 5 हो गया प्रोटेक्टिव डिवाइस, और यूनिट 2 मैंने जो बताया ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करने के दौरान आप क्या क्या चीजों को समझना है। पहले तो डिजाइन करेंगे तब तो फॉल्ट कैलकुलेशन होगा, और जब फॉल्ट कैलकुलेशन होगा तभी जाके आप प्रोटेक्टिव डिवाइस को लगा सकेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें आप लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करके फॉल्ट एनालिसिस करके उसके प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाएंगे। नेक्स्ट आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में बेसिकली आपको देखिए, आपने जो सिस्टम बनाया, आपने तो सिस्टम बना लिया, डिजाइन करके एनालाइज फॉल्ट एनालिसिस करके प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा लिया, बट इसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि पावर को सेल करना है ना। तो पावर को सेल करना है तो पावर यूटिलिटी एक चैनल, पावर यूटिलिटी है जो पावर बना रही है, वो एक क्या करती है, एक पार्टी को देती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। जो वो क्या कर रहा है कि एक पार्टी सिस्टम बना रहा है ताकि वो कंज्यूमर तक पावर को पहुंचा सके और फिर उसके बदले में कंज्यूमर से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आपको समझना होगा टेरिफ, टेरिफ स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि टेरिफ स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है जिससे आप रेवेन्यू कंज्यूमर से लेते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है ना, क्योंकि देखिए जब नॉर्मली क्या होता है कि आप कंज्यूमर, डिफरेंट तरह के कंज्यूमर्स हैं हमारे पास, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है सिंगल फेज में, 3 फेज में, फिर कमर्शियल कंज्यूमर्स है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है, एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स है।
तो इतने तरीके कंज्यूमर से सभी का नेचर अलग है पावर यूज करने का। तो डेफिनेटली उस समय मुझे जो टेरिफ मैं कंज्यूमर पावर यूटिलिटी जो टेरिफ स्ट्रक्चर जो बनाएगी जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके कंज्यूमर से, उसका वो स्ट्रक्चर काफी अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए टेरिफ स्ट्रक्चर ताकि वो हर एक तरह के कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सके कि हाँ मैंने ऐसा टेरिफ बनाया है और इस तरीके से आप आपसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेगा और पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करेगा। तो टेरिफ स्ट्रक्चर को समझना काफी इंपॉर्टेंट है और ये बनाना काफी इफेक्टिव बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो इस यूनिट 3 में बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉरी टाइप्स ऑफ टेरिफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिफ, व्हाट इज टेरिफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिफ एंड टाइप्स ऑफ टेरिफ्स के बारे में पढ़िएगा। ठीक है। उससे पहले एक और दो टॉपिक है, रिएक्टिव पावर कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। सो डेफिनेटली मैंने जैसे क्या है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को रिएक्टिव पावर फ्री में मिलता है। जो सिंगल फेज डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको रिएक्टिव पावर फ्री में दिया जाता है, उनको सिर्फ एक्टिव पावर का कॉस्ट लिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? कंज्यूमर जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उनको तो पैसा लिया जा रहा है रिएक्टिव पावर का, उनको फ्री में नहीं देते हैं पावर यूटिलिटी। बट जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है सिंगल फेज में उनको फ्री में दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये सारे चीज़ों को समझना होगा। ठीक है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पावर फैक्टर इंप्रूव करने से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर बना रही है पावर यूटिलिटी वो यूजफुल पावर में कन्वर्ट कर सकेगा, यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकेगा। ठीक है। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, रिएक्टिव पावर कंट्रोल, टाइप्स ऑफ टेरिफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आप लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है। आज के डेट में इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो गया है। एक सिटी क्या है, एक से ज्यादा पावर सेक्टर से कनेक्टेड रहती है। तो ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या है कि पावर हैम्पर ना हो। तो ऐसा कैसा स्ट्रक्चर रहेगा इंटरकनेक्शन में, रिंग स्ट्रक्चर कैसा रहता था पहले। तो ये सारी चीज़ों को आपको टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली यूनिट 3 ये हो गया। नेक्स्ट आता है यूनिट 1। जो यूनिट 1 में बेसिकली क्या है कि स्काडा सिस्टम वगैरह मॉडर्न जो टेक्निक यूज हो रहा है वो उसमें जो स्काडा सिस्टम है, ठीक है, इस इन चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़िएगा। सुपरविजरी कंट्रोल करके देखिए एक चैनल काफ़ी बड़ा बना हुआ है। इस चैनल को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना और सभी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इतना आसान ये नहीं होता है। इसके लिए ऐसा मुझे सिस्टम बनाना होगा जिसको हम इफेक्टिव तरीके से मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके। उसके लिए हमारे पास स्काडा सिस्टम है। तो स्काडा सिस्टम है, हमारे पास डीसीएस सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो ये तरीके के बहुत सारा टेक्निक्स आया है जिसके हेल्प से, मॉडर्न टेक्निक है कंट्रोल करने का, जिससे हम लोग क्या करते हैं बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं पूरे सिस्टम को, जहाँ पे जो इंक्लूड करता है पावर जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, पावर सेक्टर, पावर यूनिट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें सबस्टेशंस भी आ जाते हैं। उसके बाद सॉरी ट्रांसमिशन सिस्टम, उसके बाद सबस्टेशंस उसके अंदर में रहते हैं। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर आता है। इसको बेहतर तरीके से मॉनिटर करने के लिए हमें कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम चाहिए, जिसमें स्काडा सिस्टम, डीसीएस सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिएंट इफेक्ट और स्टीडी इफेक्ट भी आपको पढ़ना है कि ट्रांजिएंट इफेक्ट क्या होता है, स्टीडी इफेक्ट क्या होता है पावर सिस्टम का। इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफली इसको समझना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस पहले क्लास में आपको समझाया कि बेसिकली आपको सब्जेक्ट के अंदर में क्या चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो यूनिट 2 है हमारा, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि बेहतर तरीके से आप इस पावर सिस्टम जो टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट है, उसको बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है। थैंक यू।